गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो लिया गया था अमेरिका से लिया गया था। इसको भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। यह भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो संख्या है 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकारों की संख्या। ठीक है। 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसकी संख्या है। ठीक है। मैग्ना कार्टा का अर्थ ये है कि 1215 में ब्रिटेन में वहाँ की सरकार ने नागरिकों के लिए एक प्रस्ताव लाया जिसमें नागरिकों का हित होता था। तो उसी को वहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी को वहाँ पर मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में ये हुआ कि जब भी या पूरे विश्व में जब भी कोई आमूलचूल परिवर्तन होता है, जब भी पूरे विश्व में कहीं पे आमूलचूल परिवर्तन होता है तो उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। ये तो ब्रिटेन में पहले मैग्ना कार्टा आया था। ठीक। तो अब हम अध्ययन करेंगे भारत में जो मौलिक अधिकारों की सूची है वो छः है। पहले 7 थी, अब 6 है। तो 6 कौन कौन सी है उसको अध्ययन करते हैं। मौलिक अधिकारों की जो सूची, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इसमें है 14 से 18। जो समानता का अधिकार की बात की गई है वो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से 24 है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। यह आपका 29 से 30 है। लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका इसमें अनुच्छेद 32 में। ठीक। अनुच्छेद एक और था, इसमें 7 सूचियाँ थीं तो 6 है। एक संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसको हटा दिया गया है। ठीक है। अब मौलिक अधिकार पहले वो था, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे समानता के अधिकार में। समानता के अधिकार 14 से 18 के बीच में क्या है, उसके टोटल अगर मौलिक अधिकारों की संख्या पूछी जाए, जैसे 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 इसे काउंट किया जाए तो टोटल 18 अधिकार हैं। टोटल अधिकारों की संख्या अगर काउंट की जाए 14, 15, 16, 17, सूची अगर पूछी जाए तो 6 है। अगर टोटल अधिकारों की संख्या पूछी जाए तो कितना है, 18 अधिकार है। ठीक। तो हम पहला अधिकार देखते हैं समानता के अधिकार में, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, इसमें ये बताया गया है, इसमें 2 जगह से शब्दावली के माध्यम से हम समझा रहे हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता। समक्ष समानता ये आपकी ब्रिटिश शब्दावली है। ब्रिटिश शब्दावली है।
दूसरा कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, पहला कानून के समक्ष समानता, दूसरा कानून के समक्ष संरक्षण। ये अमेरिका की शब्दावली है, अमेरिकी शब्दावली है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य ये है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। न्यायालय में स्थित जो मूर्ति की देवी हैं उसके ऊपर काली पट्टी बांधी गई है, इसका मतलब ये है कि सभी समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कानून के समान संरक्षण का मतलब ये है समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जो समानता का भेदभाव किया जाता है वो क्या है वो देखते हैं हम। कुछ विशेष परिस्थितियां जो हैं उसमें कौन कौन है। पहला है भेदभाव करने का जो तरीका है वो 4 आधारों पे बनाया गया है। पहला है अगर भेदभाव किया जा सकता है कब। भेदभाव के लिए 4 शर्तें हैं। पहला शर्त है नैसर्गिक हो, नैसर्गिक हो। नैसर्गिक हो इसका मतलब प्राकृतिक हो, ठीक है, नैसर्गिक न्याय कह सकते हैं। दूसरा है संरक्षणात्मक हो, संरक्षणात्मक हो। तीसरा है युक्ति हो, युक्ति हो। चौथा है तर्कपूर्ण हो। ठीक है, तो नैसर्गिक न्याय मतलब प्राकृतिक हो, संरक्षणात्मक मतलब सुरक्षा टाइप का हो, जैसे माँ अपने बेटे की सुरक्षा करती है, छोटे बेटे की। युक्त का मतलब विवेकपूर्ण हो, युक्त का मतलब विवेकपूर्ण हो। ठीक है, तो इन 4 आधारों को मान करके भेदभाव किया जा सकता है। वैसे समानता का अधिकार का मतलब सभी समान होंगे, लेकिन एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, ये चारों शर्तें अगर लागू होती हैं तो भेदभाव किया जा सकता है। ये मूल संविधान की समझ लीजिए मूल शर्त है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है, जैसे महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधाएं देना, महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधाएं देना, या किसके अंतर्गत आएगा, संरक्षणात्मक के अंतर्गत आएगा। और पिछड़ों को आज सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़े, समझा देते हैं। महिलाओं और भेदभाव किया गया है, महिलाओं और बच्चों को संरक्षणात्मक, बच्चों और महिलाओं को, ठीक है, बच्चों और महिलाओं को संरक्षणात्मक हो सकता है। और इसमें ही एक पॉइंट और है, अगर सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े एंड शैक्षिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े, इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है। जैसे रिजर्वेशन की जो बात आती है वो इसी के अंतर्गत आता है, भेदभाव वहाँ पे होता है। ठीक है, या फिर शराबबंदी की स्थिति में सैनिकों को शराब उपलब्ध कराना, शराबबंदी की स्थिति में सैनिकों को शराब उपलब्ध कराना, इसलिए भेदभाव किया जा सकता है क्योंकि वे असामान्य परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी है, ये सामान्य परिस्थितियाँ नहीं होती, असामान्य परिस्थितियाँ होती हैं देश से लड़ने के लिए, तो इसलिए उनको शराब की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव
नहीं किया जाएगा, इससे समानता का अधिकार लागू होता है। जैसे किसी को स्नान घाटों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्थल पर जाने से नहीं रोका जाएगा, तो इत्यादि जगहों पर सामाजिक समारोह में किसी को जाने से नहीं रोका जाएगा। इससे क्या होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 15 का जो मूल संविधान है उसमें कहा गया भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत। ठीक, तो इसमें इन सब चीज़ों को आधार बनाया गया है कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में देखते हैं, अनुच्छेद 16 में अवसर की समता, अवसर की समता कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। तो इसमें आता आरक्षण, आरक्षण की बात इसमें आती है। आरक्षण में दो प्रकार के आरक्षण होते हैं। आरक्षण की बात जो आती है इसमें 15 में भी आती है, इसमें भी आती है। तो आरक्षण की बात को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पूछा जाता है कि आरक्षण किसके अंतर्गत दिया गया है, तो आरक्षण जो दिया गया है, आरक्षण दो प्रकार का है। एक शिक्षा में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, दूसरा है नौकरी में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण जो 15(4) के अंतर्गत, आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत, नौकरी में आरक्षण है जो 16(4) के अंतर्गत। ठीक है, इसमें एक और आता है, दोनों को मिला करके एक और आता है। उसमें क्या होता है, उसमें पदोन्नति में आरक्षण, वो किसको मिलता है, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण। ठीक, तो ये सब आरक्षण की बात जो शुरू हुई, उसको कहाँ से शुरू हुई उसको हम देखते हैं। आरक्षण की जो बातें शुरू हुई हैं वही कहाँ से स्टार्ट हुई हैं। आरक्षण जो 1952-53 में एक काका कालेलकर आयोग बनाया गया था। 1952-53 में काका कालेलकर आयोग बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 1955 में SC ST को 21% आरक्षण दे दिया गया। 1955 में SC ST को 21% आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद आया OBC के लिए आरक्षण। 1978 में मांग हुई, BP मंडल आयोग बनाया गया। BP मंडल आयोग बनाया गया। कब बनाया गया, 1978 में। और यह मांग 1990 में पूरा हुई। 1990 में BP सिंह की सरकार थी, BP सिंह की सरकार थी। इसको मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं। BP मंडल आयोग ने क्या किया, BP सिंह की सरकार ने क्या किया, OBC को 27% आरक्षण दे दिया। इसके अंतर्गत 27%। ठीक है, दोनों को मिला करके 22.5 है, 15 और 7.5। SC को 15, ST को 7.5, दोनों मिला करके 22.5 है। ठीक है, BP सिंह की सरकार ने 27%। इस वाद को इंदिरा साहनीवाद में मैटर BP, जब 27% आरक्षण की बात आई तो ये इंदिरा साहनीवाद में कोर्ट मैटर पहुंचा। कौन सी, इंदिरा साहनीवाद में। ठीक है, ऐतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े को ही दिया जा सकता है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों को ही दिया जा सकता है। उसमें आर्थिक शब्द का कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। आरक्षण की जब भी जो भी पंक्ति स्टेटमेंट आया इंदिरा साहनीवाद में, उन्होंने उसमें आर्थिक शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से दोनों की बात की गई है, सामाजिक एंड शैक्षिक रूप से। ठीक है,
अगर देखा जाए भारत में जो ये आरक्षण की बात है, तो भारत में क्या है, जो जातियां हैं सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं या शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, इसलिए भारत में जो आरक्षण दिया गया वो जातिगत दिया गया है। ये हमारे किसी अपने के खुद के पॉइंट नहीं है, ये आपका लक्ष्मीकांत, डॉक्टर लक्ष्मीकांत में लिखा गया है बुक, वहीं से मैटर सब लिया गया है। मेरा इसमें एक भी शब्द नहीं है, ठीक है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दिया जाएगा। तो इन्होंने 27% आरक्षण दे दिया गया। बाद में जो अनुच्छेद 85वां संशोधन करके, बाद में 85वें संशोधन करके SC ST को पदोन्नति में आरक्षण की बात आई। SC ST को प्रमोशन में आरक्षण की बात आई। तो इसमें क्या है, नागराजवाद में मैटर, नागराजवाद में गया मैटर, जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो नागराजवाद में डिसीजन आया, नागराजवाद में ये डिसीजन आया, सरकार SC ST को पदोन्नति में आरक्षण तभी देगी जब उसके यहाँ की सर्विस में या उसके यहाँ की सरकारी नौकरी में उस विशेष जाति के लोग नहीं हैं या उस विशेष जाति के लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब वह आरक्षण की बात कर सकती है, ठीक है। तो आरक्षण की बात, पदोन्नति में जो आरक्षण की बात कही गई है वो किसके अंतर्गत कहा गया, 16(4)(a) के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 17, 16 हो गया अवसर की समता। अब हम अनुच्छेद 17 को देखते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब छुआछूत। संविधान में छुआछूत निरोधी कानून बनाए गए हैं। अगर कोई छुआछूत संबंधी व्यवहार करता है कि SC है, ST है, OBC है, इस टाइप का अगर कोई काम कर रहा है कि ये आदिवासी हैं, ठीक है, महिला है, तो उस पर अस्पृश्यता विरोधी कानून लागू हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब इत्यादि नाम को नहीं लगा सकता। इससे क्या होता है, पंक्ति भेद होता है, लोगों में समानता का पालन नहीं होता है, पंक्ति भेद होता है। इसलिए एक मूवी आई थी बिहार में, एक आई थी मूवी पद्म, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे आई थी, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वो मूवी का नाम था। तो सेंसर बोर्ड ने तुरंत बैन लगा दिया कि ये तो उपाधियों का अंत या अनुच्छेद 18 का उल्लंघन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने कलाकारों का नाम रखें, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये अलग अलग हमारे कलाकार हैं। तब सेंसर बोर्ड ने उसकी अनुमति दी कि आप पहले मूवी को देखिए, उसके बाद इसमें किसी प्रकार के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 को देखते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है समता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है किसका अधिकार, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी, अनुच्छेद 19 से 22 के लेकर स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 पहले हम देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 था समता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक है आपका। तो अनुच्छेद 19 में देखते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें। इसमें बहुत बड़ा ये संविधान है, बहुत बड़ा अनुच्छेद है। इसमें कहा जा सकता है अनुच्छेद 19(1)(a) में कहा गया है या का में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता। आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, बस आप देश विरोधी ना बोलें। आप किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी से या फिर सरकार से कुछ भी बोल सकते हैं, बस
बस ध्यान यही रहे कि वो देश विरोधी ना हो। ठीक, बोलने का अधिकार इसमें दिया गया है कि आपको कोई बोलने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद 19(1) खा में कहा गया है सभा करने की स्वतंत्रता। आप सभा कर सकते हैं, आपको सभा करने से कोई नहीं रोक सकता, बट परमिशन ले। अगर स्थिति सामान्य है तो आप सभा करिए, अगर स्थिति विपरीत है तो आप परमिशन लेकर के सभा करिए। 19(1) ग में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बना सकते हैं, इसलिए तमाम संगठन, मेडिकल एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, हिंदू सभा, ये सब तमाम नेताओं के सभा बनाए गए हैं। तमाम संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) घ में कहा गया है संगठन विचार करने की स्वतंत्रता। विचार करने की या विचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, विचरण मतलब आप कहीं पे घूम सकते हैं। हाँ, बस ध्यान रहे कि वो आदिवासी क्षेत्र ना हो, वहाँ पर जाने से आपको रोका जा सकता है। जैसे अंडमान निकोबार में एक जाति है ओंग जनजाति रहती है अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे लोगों को जाने से रोका जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी संस्कृत खतरे में है, तो लोगों को, विदेशियों को मार देते हैं, या फिर कोई सैलानी होता है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो वहाँ पे जाने से रोका जा सकता है। अंगा के अंतर्गत है निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता इसमें कहा गया है कि आप कहीं पे भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, निवासी कहीं के भी निवासी भारत में कहीं के भी बन सकते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था, अब वहाँ पे भी हो सकता है निवास दे दिया जाए कि आप किसी भी राज्य में जा कर के अपना मकान बनवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक और है 19(1) क्या था, तो ये हट गया, संपत्ति से संबंधित था, ये हट गया, कानूनी अधिकार बन गया। 19(1) छा है, इसमें क्या, कारोबार करने की स्वतंत्रता। कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप कारोबार कर सकते हैं, भारत में कहीं पे भी कारोबार कर सकते हैं, तो ये सब स्वतंत्रताएं हैं। इसी में आपका सूचना मांगने का अधिकार है, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है कि आप RTI के माध्यम से सरकार से जवाब या सरकार से सवाल पूछ सकते हैं या सरकार से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर संविधान में लिखा गया, भारत की विधि में लिखे के अंतर्गत कोई आप गलती करते हैं या कोई दोष करते हैं, तभी आपको सज़ा मिलेगी। अगर आप उसमें नहीं लिखा है जो चीज़ें, अगर उसको आप कर रहे हैं तो आपको दोष नहीं दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अपने ही खिलाफ आपको गवाह नहीं बनाया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 में यही कहा गया है, दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है अपने आप में। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दोनों किसी भी आपात में नहीं हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, चाहे कोई भी आपात हो, इसको हटाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 21 को देखते हैं हम। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें ये कहा गया है सात शरीर रक्षा करना ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है। इसमें बहुत ही संशोधन होते हैं, जितने भी संशोधन लगभग होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या आता है, जैसे जीवन जीने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। जीवन जीने का अधिकार,
जैसे मंगलौर टू बंगलौर अभी जो मैटर आया था, छोटे से बच्चे को लेके जाया गया इतना दूर, सारे रोड को खाली करा दिया गया था, केवल एम्बुलेंस ही चल रही थी। तो ये जीवन जीने का अधिकार था उनका, एक उस बच्चे का जीवन जीने का अधिकार था। वो किसी मुसीबत में था, किसी संकट में था, तो हवाई जहाज़ का माध्यम से नहीं ले जाया जा सका, तो बाई रोड वो लोग के गए थे मंगलौर टू बंगलौर। वायरल बहुत तेज हुआ था वीडियो। तो ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसी में आता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। अभी जल्दी में डिसीजन आया था कि आपका जैसे कहीं पर भी शिक्षण संस्थान में आप सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा सकते, ये निजता का अधिकार का उल्लंघन था। इससे ये अनुमान लगाया गया कि कोई भी महिला है या कोई भी गर्ल्स है, बाल सेट कर रही है, अपने क्लासरूम में बैठी है, तो उसको कोई मॉनिटर कर रहा है, तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्लास में आप सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने में असमर्थ, मतलब उसको कोई देख रहा, मॉनिटर कर रहा है, तो उसको लगता है कि हम सही नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या उसको तो उसका थोड़ा से अपने अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है, उसको डिस्टरबेंस लगता है, तो इसलिए उसको लगता है कि मेरी निजता छिन रही है। या फिर फ़ोन टाइपिंग हुआ, व्हाट्सएप की टाइपिंग हुआ, आपको लगता है फ़ोन टाइपिंग कर रहा कोई, ये तो निजता का अधिकार है। आपका व्हाट्सएप कोई मैसेज देख रहा है, जैसे आपका पता चला कंपनी ही आपका मैसेज देख रही है, आप किससे बात कर रहे हैं, तो ये निजता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है इसी में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसी में हमें यह है कि हम स्वच्छ पर्यावरण में रहें, कोई गंदगी ना रहे कहीं पर, सरकार की जिम्मेदारी है स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। उसके बाद इसी में है शीघ्र न्याय पाने का अधिकार, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए, ठीक है। आवास पाने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता, आवास पाने का अधिकार। स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार आपको अंतर्गत इसी के अंतर्गत आता है, सरकार आपको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए, ठीक है। सड़क पाने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि सरकार लोग टैक्स देते हैं, लोग सरकार को टैक्स देते हैं, इसलिए उनको ये सब अधिकार दिए गए हैं। स्वच्छ पर्यावरण, इसके लिए सरकार लोगों के पैसे के टैक्स से ही ये सब सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पे गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये सब सुविधाएं दी जाती हैं। अब अनुच्छेद हम 22 को देखते हैं, मानहानि। अनुच्छेद 22 को देखते हैं, मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के 24 घंटे के अंदर नज़दीक के न्यायालय में पेश किया जाता है। उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको गिरफ्तार करेगी पुलिस, नहीं तो वरना छोड़ देगी। तो मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर सकता है कोई, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उसको बगल के न्यायालय में, समीप के न्यायालय में पेश किया जाता है। अगर उसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता, पता चला आपको ले जाने में 30 घंटे लग गए और उसके बाद 24 घंटा अलग जोड़ा जाएगा, यात्रा का समय जो भी रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अब फिर हम अनुच्छेद, हमने समता का अधिकार 14 से 18 पढ़ा है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें दो आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद 23 आता है, अनुच्छेद 24 आता है, ठीक है। कांट महोदय कहे थे, सा शरीर की रक्षा ही, कांट महोदय ने कहा था, कांट महोदय ने कहा था, मनुष्य स्वयं में साध्य है, साधन नहीं। मनुष्य स्वयं में साध्य है, किसी का साधन नहीं। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है, बलात्, श्रम और मानव व्यापार पर प्रतिबंध, बलात्, श्रम और मानव व्यापार पर प्रतिबंध, ठीक है।
तो इसमें कहा गया जैसे वेश्यावृत्ति कराना या फिर छोटे बालकों से ज़बरदस्ती जबरन कोई काम कराना। जबरन आप जब किसी से काम कराते हैं तभी वो शोषण के अधिकार के अंतर्गत आता है, उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसमें मानव को व्यापार कराना, दास प्रथा जैसे था, लोगों की खरीद फरोख्त होती थी, तो इसी के अंतर्गत आता था। जो खरीद फरोख्त दास प्रथा होती थी वो लोगों के विरुद्ध होती थी, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 23 के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें दास प्रथा हो गया, वेश्यावृत्ति हो गई, इन सब चीज़ों को ऐड किया गया है। अब अनुच्छेद 24 में आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में लगाना। अगर किसी की आयु 14 वर्ष से कम है, अगर आप उसको खतरनाक कारखानों में लगा रहे हैं तो आपको अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आपको जेल हो सकती है। तो हमने क्या क्या अध्ययन किया? तो हमने अध्ययन किया मौलिक अधिकार। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। पूछा जाता किस भाग के अंतर्गत आता? भाग 3 के अंतर्गत आता। कहाँ से कहाँ तक है इसके आर्टिकल? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, और इसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी? 18 है। अगर कोई सूची पूछे कितनी सूचियाँ हैं तो 6 सूचियाँ हैं। तो आज जो हमने अध्ययन किया समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने 3 सूची को अध्ययन किया है, 3 शेड्यूल को अध्ययन किया है। उसमें अनुच्छेद 14 कानूनी रूप से समानता, कानूनी समानता की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात कही गई, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही गई है, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई, अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई, अनुच्छेद 23 में बलात्कार, श्रम और मानव व्यापार की बात कही गई है, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कारखानों में नहीं लगा जा सकता है। इसके बाद हम पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे आगे के आर्टिकल को, मौलिक अधिकार के। ओके, थैंक यू।